मैं उस वक़्त 15 साल की थी। मेरे पति की उम्र 34 साल थी। मेरे पति ने मुझे एक नाइटी दी और कहा कि नाइटी पहनकर जल्दी बेड पर आ जाओ, तुम्हें बताता हूँ कि सुहागरात में क्या होता है। उसकी बातें सुनकर मैं डर से काँप रही थी। मैं यह नाइटी नहीं पहन सकती, मुझे बहुत शर्म आती है। अभी मुझे यह सब नहीं करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है मेरी जान, शादी के बाद यह सब होता ही है और मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। प्लीज़ मुझे यह सब नहीं करना और मैं किसी कीमत पर भी यह नाइटी नहीं पहन सकती। चलो मैं ही तुम्हें पहना देता हूँ यह नाइटी, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। यह कहकर वह मेरे पास आया और मेरे बदन से कपड़ों को हटाया। एकदम से उसने मेरे मैं भारी भरकम लाल रंग के लहंगे में दुपट्टा सर पर टिकाए बैठी थी। आंखों में आंसू का समंदर बह रहा था। मेरी आंखों में वह खुशी नहीं थी जो हर दुल्हनों की किस्मत में लिखी जाती है। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। मेरी सांस भी धीरे धीरे चल रही थी। चेहरे पर घूंघट डाले हाथों की मेहंदी में उलझी सोच रही थी, यह पल जो हर लड़की के लिए बहुत खास होता है, मेरे लिए क्यों एक बुरी किस्मत जैसा महसूस हो रहा था। मोहित यह नाम बचपन से मेरे कानों में पड़ता आया था। इस चेहरे को मैं हमेशा देखती आई थी। एक ऐसा आदमी जो अपनी मर्जी का मालिक था, जिसके तेवर बहुत गुस्सैल थे। उसके हर फैसले पत्थर की लकीर जैसे होते थे। मैं हमेशा यह सुनती आई थी कि मोहित को गुस्सा बहुत जल्द आता है। वह किसी की नहीं सुनता। उसका बस चले तो पूरी दुनिया को अपने गुस्से की आग में जला दे। अब वह आदमी मेरा पति बनने वाला था। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं, मगर भागकर जाती भी कहाँ। मेरी तो किस्मत लिखी जा चुकी थी। आज की रात मुझ पर मोहर लगने वाली थी। पूरी हवेली हर तरह के रंग बिरंगे लड़ियों से सजाई हुई थी। बड़े बूढ़े बच्चे सब खुशी में बैठे हुए थे। मोहित भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। मोहित की आंखों में जीत का गुरूर और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी हंस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे छेड़ा तो वह हल्का सा हंसा, और हंसता भी क्यों ना, आखिर उसने 15 साल का इंतजार किया था। मैं उस नन्ही सी जान के लिए पूरे 15 साल उसके जवान होने का इंतजार किया, और अब वह इस वक्त मेरी हो चुकी है। मोहित की आंखों में तो मुझको पाकर बहुत खुशी झलक रही थी, जैसे उसे कोई खजाना हाथ लग गया हो, और वह मुझे बरसों से देखता आ रहा था। मैं शुरू से ही बहुत नटखट और चंचल थी, हर तरफ चहकती रहती थी, और मैं मोहित के दिल में तो पैदा होते ही बस गई थी। वह जानता था मैं उससे बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी वह मुझे हासिल करना चाहता था। उसे यकीन था वक्त के साथ साथ मैं सब सीख जाऊंगी। वह तो अपनी मर्जी से शादी कर रहा था, लेकिन मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके परिवार में वह सबसे पहला बच्चा था, इसलिए वह सब उसकी इज्जत किया करते थे। अब तो पंडित जी भी आ चुके थे, मंडप भी सजाया जा चुका था। मंडप के आसपास सभी लोग चुपचाप बैठे पंडित जी के मंत्रों का जाप सुन रहे थे, उस क्रियाक्रम में भाग ले रहे थे। जैसे जैसे मंत्र पंडित जी बोलते, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि मोहित से मेरी शादी हो, लेकिन पंडित जी मंत्र से शादी को संपन्न करने की कोशिश कर रहे थे। पंडित जी मुझे हर वह सातों वचन निभाने की कस्में खिला रहे थे, लेकिन मुझे होश कहाँ था। मेरी आंखों से बेबस होकर आंसू मेरे होठों तक आ रहे थे। मेरे होठ कांप रहे थे, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मैंने सर उठाकर देखा, आसपास सबके चेहरे पर एक सा असर था। फैसला हो चुका था। अब हम दोनों के फेरे डलवाने बाकी थे, और वह भी संपन्न करने की तैयारी चल रही थी। मेरी माँ सामने ही बैठी थी, आंखों में आंसू थे। वजह से कह रही हो, मेरी बच्ची, मेरी लाचारी को समझो। मैं बिन बाप की बच्ची थी, इसलिए कुछ भी ना बोल पाई थी। ज्यादातर रोने की वजह से मेरी हिचकियां बन गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल चाहा कि मैं जोर से चीखूं और इस मंडप से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर मेरी जुबान साथ नहीं दे रही थी। पंडित जी ने मेरे फेरे डलवाने शुरू कर दिए। मैं घूंघट के पीछे अपने होठों को जोर से दबा लिया था। आंसू मेरे गालों से होते हुए होठों पर बहता जा रहा था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। आखिरकार काँपते-काँपते मैंने वह सारे फेरे पूरे कर लिए। मेरी शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद मेरी विदाई नहीं हुई थी। पंडित जी ने विदाई 3 साल बाद की रखी थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया था। कमरा भी आज बेहद सजाया गया था। मैं अपने कमरे में आ गई थी। यहाँ एक सुकून था, जैसे किसी ने मेरे सर पर से बोझ हटा दिया हो, लेकिन मेरी धड़कनें तो अभी भी बेकाबू चल रही थीं, क्योंकि मोहित अभी गया नहीं था। बाहर आंगन में मोहित अपनी शान में कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में जीत की एक चमक थी, चेहरे पर तसल्ली जिसमें एक अजीब सा सुकून था। 34 साल का आदमी जो हवेली में एक राजकुमार की तरह राज करता था, आज अपनी मनपसंद दुल्हन को हासिल कर रहा था। वह ऐसा आदमी था जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसकी आंखों में झांकने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी। वह बहुत ही गुस्से वाला इंसान था, सब जानते थे, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे डरती थी। उसके फैसले हमेशा ही बिल्कुल पक्के होते थे, और जो बात उसके मन में आ जाए वह करके ही दम लेता था। एक ही बात उसके मन में थी, मुझे अपना बनाना।
जिसके पास ताकत हो वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं तो एक बिन बाप की बेटी थी, मैं कैसे अपना फैसला सुना सकती थी। जब पंडित जी कस्में खिला रहे थे तो वह रोबदार आवाज में कहने लगा, मैं हर वचन लेता हूँ, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसका जोरदार आवाज सुनकर ही एक पल के लिए मैं कांप गई थी। उसको पहले से ही पता था कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी वह मुझे पाना चाहता था। शादी पूरी हो चुकी थी, मेरे दिल में तो एक बेनाम सा डर पैदा हो रहा था। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे, जिसमें जैसे किसी बोझ तले दब गया था। शादी हो चुकी थी, फैसला हो चुका था। अभी मैं अपने आंसू साफ करने का सोच भी नहीं पाई थी कि दरवाजा खुला और मेरी माँ कमरे में दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मैं बहुत मजबूर थी। इस मजबूरी के कारण मैंने तुम्हारी शादी उससे कर दी। अगर मैं ऐसा ना करती तो वह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देता। मैं बेबस थी, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मेरी बेटी तो अभी पूरी जवान भी नहीं हुई है और मैं अकेली विधवा होकर क्या कर लूंगी। पूरा गांव उन लोगों के हाथ में है, हमारा कोई रिश्तेदार उनके खिलाफ नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, तुझे मैं बदनाम होता नहीं देख सकती। अगर मोहित से तेरी शादी ना हुई तो उसके बाद तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। पूरा गांव जानता है, पूरा शहर जानता है कि तुम मोहित की मोहब्बत हो। मैं माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपना सारा गम भुला देना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मजबूर थी, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। लेकिन इतने में मेरी सास भी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में सोने के 2 कंगन थे। उन्होंने मुझे यूं रोता हुआ देखकर कहने लगी, क्यों इतना ज्यादा रो रही हो? जैसे लग रहा है तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई हो। उठो। उन्होंने प्यार से मुझे छेड़ा था, मेरे चेहरे से मेरा घूंघट उठाया। मुझसे कहने लगी, अरे नजर ना लग जाए मेरी बेटी की पसंद को, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं जानती थी मोहित की माँ मोहब्बत जताने आई थी, मगर उनकी बातें मेरे दिल पर वार की तरह चुभ रहे थे। फिर मेरी माँ ने कहा, मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है, वह शादी का मतलब नहीं समझती। तुम मोहित जी से कहो मेरी बच्ची से जोर जबरदस्ती ना करें। उसकी उम्र अभी छोटी है, वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी मोहित की माँ कहने लगी, शादी हो गई ना उसकी, अब शादी का मतलब भी समझ जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस सब के लिए मेरा बेटा कोई जाहिल गवार नहीं जो उसे जोर जबरदस्ती करेगा। यह लड़की मेरे बेटे की पसंद है, वह चाहे करे उसकी मर्जी, जो चाहे वह करे उसकी मर्जी। तुम्हें इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटी, तुम्हें अपने पति को राजी करना तुम्हारे हाथ में है। तुम छोटी उम्र का बहाना नहीं बना सकती हो। लड़कियां तो 13 साल की उम्र में ही जवान हो जाती हैं और तुम तो अभी 15 साल की हो गई हो। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि पति को खुश कैसे करना चाहिए। अभी तुम्हारी शादी हुई है, विदाई के लिए तुम्हारे पास 3 साल का वक्त है। तुम अपनी माँ से सीख कर आना कि पति को कैसे खुश करना चाहिए। मोहित की माँ की बातें मेरे दिल पर तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं चाहकर भी उनको कोई जवाब नहीं दे सकी। एक तो 34 साल के बेटे से मेरी शादी करवा दी, अब मुझे समझा रही थी कि पति को कैसे खुश रखना चाहिए। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। फिर उनकी अगली बात सुनकर मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गई। मेरा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बेटे को शिकायत का कभी कोई मौका मत देना, वरना तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। उनकी अकड़ू बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया था। मोहित मुझसे मिलने के लिए आ रहा था। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। मेरी माँ बेबस होकर कमरे से निकल गई थी और इतना कहकर मेरी सास भी कमरे से चली गई थी। मैं बेड के सिरहाने से टेक लगाए अपने हाथों की उंगलियों को मोड़े हुए बैठी थी। तभी दरवाजा खुला। मोहित कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में आते ही मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे थे। उसने आते ही मुझे बड़ी प्यार से बुलाया था और आकर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, मन तो करता है कि तुम्हें अभी विदा करवा कर ले जाऊं, लेकिन मैंने तुम्हारा 15 साल से इंतजार किया है और अब 3 साल में और क्या ही हो जाएगा। मैं चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। उसने जेब से एक गिफ्ट निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मुझसे कहने लगा, यह इस्तेमाल करने वाली चीज है। यह कहकर मेरे पास आकर उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया। मेरे सांस तो जैसे थम से गए थे, मैं कांप सी गई। उसके बाद उसने अपने गर्म होठों से मेरे होठों को छुआ था। उसके इस तरह की हरकत से मैं बिल्कुल सुन्न रह गई थी। उसका गर्म होठ मेरे होठों पर निशान छोड़ गया था। इस हरकत पर मैं कांप कर रह गई थी। तभी मुझसे यह कहने लगा, अब तुम इतना मुझसे डर क्यों रही हो? अब तो हम दोनों पति पत्नी हैं। अब मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है यह शादी मेरे लिए कितनी खास है। मैंने पूरे 19 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया, बस तुम्हें पाने के लिए। सब मुझसे कहते थे शादी कर लो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता था और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था। तुम बहुत छोटी थी, मैं सबसे यही कहता था
उसे थोड़ा जवान होने दो और तुम अब मेरे नाम की हो चुकी हो। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए मगर मैं कुछ बोली नहीं। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती रही। मोहित की बातें मुझे सुकून नहीं दे रही थी बल्कि एक नए सिरे से एक नए दर्द में डाल रही थी और वह मेरे ज़्यादा करीब हुआ। तुम हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर की मल्लिका बनाऊँगा। मेरे लिए 3 साल किसी जुल्म से कम नहीं। अब तुम्हें धीरे-धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ और यह भी कहना चाहती थी कि यह शादी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हुई है, मगर उसके आगे मेरी ज़ुबान नहीं खुल पा रही थी। मैं उसके सामने आँख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं अब चुप हो गई थी। मोहित ने एक पल के लिए मेरी चुप्पी को देखा, फिर वह अचानक बढ़ा। मैंने उसे पीछे हटाना चाहा मगर मोहित की पकड़ बहुत तेज थी। उसने झुककर फिर से मेरे माथे पर गहरा किस किया। मेरी दिल तो सांसें जैसे फिर से रुक गई थीं। दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी थी। हैरानी के मारे मेरी आंखें फैल गई थी। मेरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। मोहित धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया था। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और शरारत से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी मल्लिका, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तो यही बिल्कुल सुन होकर बैठी रह गई। हाथ में उसका दिया हुआ गिफ्ट बॉक्स बॉक्स था पर उसके होठों के निशान मेरे दिल पर बेशुमार सवाल कर रहे थे। आखिर मैं उसे कैसे बच पाऊंगी? उसे समझ क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इन सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अब मैं बस अपने मायके में 3 साल की मेहमान थी। 3 साल बाद मेरी विदाई थी। यही सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं कैसे उस अनजाने इंसान के साथ अपनी जिंदगी बिता सकती थी? यह सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मैं कमरे में ही मौजूद थी कि क्योंकि मोहित ने सबको कह दिया था अगर दुल्हन से मिलना चाहते हो तो कमरे में ही जाकर मुलाकात कर लो। इसलिए मैं अंदर ही थी। सभी मेहमान मुझसे मिलकर जा चुके थे। अब रात के साए और ज्यादा गहरे हो चुके थे। कमरे में खामोशी थी। बाहर अब पूरे घर से मेहमान जा चुके थे और मैं पलंग पर गुमसुम से बैठी हुई थी। मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे। मेरा दिमाग किसी दलदल में धंस चुका था। फिर मुझे याद आया कि मोहित ने मुझे यह गिफ्ट दिया है। मैं वह बॉक्स उठाकर उसको धीरे से खोलने लगी। अंदर देखा तो एक मोबाइल था जिस पर मोहित का नंबर था और कई सारे मैसेज थे, मिस कॉल था जिसे देखकर मैं घबरा गई थी। अब क्या मुझे उससे फोन पर भी बात करनी होगी? इधर मोहित सारिका के कॉल और मैसेज का इंतजार कर रहा था। जो सारिका ने मोहित से बात करने की हिम्मत भी नहीं की थी। मोहित को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मोबाइल देने के बावजूद भी सारिका के कॉल नहीं आए थे। मोहित अब बैठे-बैठे यही सोच रहा था, काश वह अपने साथ आज ही विदा करवा कर ले जाता। वह तो उस शादी के बारे में कुछ सीखने के लिए उसकी माँ के पास 3 साल छोड़ने का इरादा रखता था, लेकिन सारिका इस वक्त भी इस शादी से बहुत डरी हुई थी। मोहित ने सारिका को एक मैसेज किया। उसके दिल की सारी बातें उस एक मैसेज में लिखी हुई थी, लेकिन सारिका को उसका मैसेज पढ़ने की हिम्मत भी नहीं हुई। वह अब मोहित को बहुत गुस्सा आ रहा था। सारिका की इतनी हिम्मत कि वह मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। तो फिर उसने गुस्से में आकर मेरी माँ को फ़ोन किया। पता नहीं माँ से मोहित ने क्या कह दिया था कि माँ जल्दी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुमने मोहित से बात क्यों नहीं की? अब वह बहुत गुस्से में है और आज ही तुम्हें वो विदा करवा कर ले जाना चाहता है। माँ की बातें सुनकर मैं काँप कर रह गई। माँ, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? मैं अभी शादी की रात के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त उसकी मर्जी नहीं चलेगी। आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? मेरी माँ बेबस थी। वह एक एहसान तले दबी हुई थी। यह आज से 18 साल पहले की बात थी जब मेरे दादा और पापा मोहित के खेत में काम किया करते थे और मोहित बहुत अमीर जमींदार आदमी था। मोहित के पापा तुम्हारे दादा को बहुत मानते थे और उन्हें मोहित के सारे जमीनों के बारे में पता भी थी। आधा से ज्यादा खेतों को सारिका के दादा और पापा संभालते थे और उस वक्त मोहित 14 साल का था और मेरी मम्मी पापा की शादी के 4 साल के बाद मेरी पैदाइश हो गई थी। उस वक्त में मोहित 18 साल का था और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मुझे मोहित ने गोद में भी खिलाया था। मोहित थी क्या, गांव के सभी लोगों ने मुझे खिलाते थे। मैं बिल्कुल अंग्रेजी गुड़ियों की तरह थी। एक दिन जब मेरे दादा की मृत्यु हुई, सभी लोग हमारे घर पर आए थे। मेरे दादा का अंतिम संस्कार किया था। उनकी 13वीं पर मोहित के घर वालों ने बहुत खर्च किया था और उसी दिन मेरी शादी भी तय हो गई थी। मैं सिर्फ 1 साल की थी और मोहित मुझे दिन रात खिलाता था। मम्मी तो यह नहीं जानती थी कि मेरे पापा बहुत खुश हुए थे। मेरी इकलौती बेटी उस हवेली की मालकिन बन जाएगी। मेरी माँ इस बात को लेकर मेरे पापा से बहुत लड़ाई करती थी। मैं अपनी बेटी को भी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। जब वो 18 साल की हो जाएगी तब मैं उसकी शादी करने बारे में सोचूंगी। लेकिन मेरे पापा को तो पक्का इरादा करके बैठे थे कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं मोहित को और उसकी फैमिली को इस बात के लिए मना कर सकूं, क्योंकि हम तो उनके नौकर समान हैं।
और अगर उन लोगों ने हम पर इतनी कृपा की है तो हमें खुशी से यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी माँ को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि मोहित मुझसे पूरे 19 साल का बड़ा था। मोहित के घर वाले और मोहित मुझे बहुत चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मैं रानियों की तरह पलती आई थी। मैं पढ़ाई भी मैं कर रही थी। 9वीं क्लास में थी जब मेरी शादी हो गई और मेरी माँ बहुत मजबूर थी क्योंकि मेरे पापा की भी मृत्यु हो चुकी थी। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उनके सर में हमेशा दर्द रहता था। हमने इस बात को नॉर्मल बात समझी और कभी चेक नहीं कराया। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ गया तब मोहित और मोहित के पिता मेरे पापा को शहर ले गए और जब चेक कराया तो उनके पूरे सर में ट्यूमर बढ़ चुका था। उनका ट्यूमर लास्ट स्टेज पर था, उनको बचाना नामुमकिन था। अस्पताल में ही उन्होंने मोहित और मोहित के पिता से वादा कर लिया कि तुम सारिका को अपनी दुल्हन बना लेना। जब पापा घर आए तो वह किसी को पहचान ही नहीं रहे थे, सबको भूल चुके थे। ऐसे में माँ भी क्या करती। माँ और मैं अकेले रह गए थे और वह मजबूर हो गई थी। मेरे पापा का क्रियाक्रम का सारा खर्चा मोहित और मोहित के घर वालों ने उठाया था। इस मजबूरी में आकर माँ ने मोहित के घर वालों को मना करने की हिम्मत नहीं की और मेरी शादी मोहित से करवा दी। मोहित मुझे बचपन से पसंद करता था, इस बात में कोई शक नहीं था। और मैं जब 15 साल की हुई उस हवेली की मालकिन बन गई। इसलिए मेरी माँ बहुत मजबूर थी। वह कुछ भी उल्टा-सीधा कहकर मुझे और अपने आप को ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं रोने लगी। माँ मैं नहीं जाऊँगी, मैं इस सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी नहीं जाना। मैं दौड़ती हुई गई और उसका दिया हुआ फ़ोन उठाकर उसे मैसेज करने लगी, लेकिन ना तो वह मेरे मैसेज का जवाब दे रहा था और ना ही कॉल रिसीव कर रहा था। शायद मैंने ही उसे ज़िद करके गुस्सा दिला दिया था। वह मेरे किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। इधर मोहित की माँ उसको समझा रही थी कि बहू अभी बहुत छोटी उम्र की है, डरी सहमी हुई है, वह भी शादी का मतलब नहीं समझ सकती, तुम्हारे जिस्म को नहीं संभाल सकती, तुम्हें कुछ दिन दूर रहना होगा, उसे शादी का मतलब समझने दो, वह तो अभी बच्ची है ना। धीरे धीरे उसकी माँ उसे समझा देगी, तुम्हारे लायक बन जाएगी, अभी तो वह बिल्कुल भी तुम्हारे जिस्म को बर्दाश्त नहीं कर कर पाएगी। 15 साल तो इंतजार किया है ना माँ उसके जवान होने का, अब 1 घंटा भी इंतजार मैं नहीं कर सकता। मोहित गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं जानता माँ, बस अब मैंने अपना फैसला कर लिया है कि मैं अभी इसी वक्त उसकी विदाई करवा कर ले आऊंगा। मैं उसे शादी का मतलब समझा दूंगा, शादी का मतलब क्या होता है। आप सारे मेहमान को फिर से बुला लो, सारिका को फिर से दुल्हन बनने को कह दो, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को ऐसे कपड़ों में विदा करवा कर नहीं लाऊंगा, धूमधाम से विदा करवा कर ले आऊंगा। मोहित की माँ ने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन मोहित कुछ भी समझने या सुनने की हालत में नहीं था। मोहित का एक बार कहना एक पत्थर की लकीर जैसी समझी जाती थी। अब मोहित की माँ सब मेहमानों को फिर से इनवाइट करने लगी थी और विदाई की एक शानदार दावत रखी गई थी। इतने में सारे मेहमान भी हवेली में आ चुके थे। इधर सारिका और उसकी माँ परेशान नजर आ रही थी। माँ मैं अब इस वक्त बिल्कुल भी मोहित के साथ नहीं जाना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। सारिका की माँ उसको तसल्ली देने लगी कि अब किसी भी हाल में तुम्हें इस फैसले को मानना ही होगा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें अब मोहित के साथ विदा होकर जाना ही होगा। उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। जब भी वह मोहित को सोचती उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। वह शादी का मतलब नहीं समझती थी, फिर कैसे वह मोहित को खुश करती और वह जो चाहता मैं उसे अभी नहीं दे पाती। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी और वह 34 साल का आदमी था। मैं कैसे उसके जज्बातों को ठंडा कर पाती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे फिर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इतने में ही वह मुझे लेने के लिए फिर से मेहमानों के साथ आ गया था। मेरे लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुझे अपने घर विदा करके ले गया था। मैं डरी सहमी उसके कमरे में बैठी हुई थी। उसके कमरे को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। उसके कमरे में हर चीज़ बहुत खूबसूरत और महंगी थी। मैं डरी सहमी उसके कमरे में बैठी हुई थी। फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकरा रही थी। कुछ ही पल बीता था कि इतने में मोहित कमरे में दाखिल हुआ। उसके आते ही मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। वो मेरे धीरे-धीरे पास आ रहा था। मुझसे कहने लगा, "अब मैं और ज़्यादा 1 मिनट भी खराब नहीं कर सकता हूँ। 15 साल का इंतज़ार बहुत लंबा था तुम्हें इस कमरे में पाने के लिए और तुम हो कि उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। अब तुम्हारा एक भी नखरा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी हो, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे तुम खुश कर दो।" उसकी बातें ही मुझे और ज़्यादा डर में डाल रही थी। मैं लड़खड़ाती जुबान से कहने लगी, देखो मोहित जी, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे इस सब के बारे में थोड़ा भी नहीं पता। मैं अभी शादी के लिए जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहती। मुझे सुहागरात का मतलब भी नहीं पता। तो मैं
कैसे आपको खुश कर सकती हूँ? मेरी हालत को आप समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी आपसे इस वक़्त इस रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकती। बस अब तुम्हारी कोई भी ड्रामेबाज़ी नहीं चलेगी। चलो उठ जाओ और ये नाइटी पहन कर आओ। मैं 1 मिनट भी तुम्हारे फालतू की बातों का वक़्त नहीं बर्बाद करना चाहता। जाओ जाकर जल्दी से चेंज करके आओ। अब की बार मैं रोने लगी। उस नाइटी को देखकर मेरे हाथ-पैर सब काँप रहे थे। चलो उठ जाओ शाबाश! जल्दी से उठो या नाइटी पहन कर आओ। आज तुम्हें सख्त सज़ा दूँगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे इतने मैसेज कॉल के बाद भी तुमने मेरा एक मैसेज कॉल का भी जवाब नहीं दिया। मैं तो उसकी बातें सुनकर काँप रही थी। प्लीज़ मुझे यह नहीं पहनना, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं नहीं पहन सकती। तो कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ। पति हूँ तुम्हारा। मैं डर गई। इससे पहले कि मैं खुद उतारूँ, जैसे ही मोहित मेरे करीब आया, मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी और जैसे ही मोहित ने मेरे साथ सुहागरात मनाई, मैं तो बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने सास के कमरे में आँखें खोली। धीरे-धीरे मैंने आँखें खोली, मेरी सास मेरे पास मौजूद थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हें घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। अब से जब तक तुम नहीं चाहोगी, मैं तुम्हारे पास भी नहीं आएगा और जब तक तुम मेरे कमरे में रह सकती हो। सास की यह बात सुनकर मैं बड़ी तसल्ली में हो गई थी। अब मैं मोहित को उस रात के बाद से उस हवेली में नहीं देख रही थी। शायद वो बहुत शर्मिंदा हो गया था। सब घरवाले इसका बहुत मज़ाक उड़ाने लगे थे। शायद इसी शर्म की वजह से उसने इस हवेली को छोड़ दिया था। मैं उस रात बेहोश हो गई थी। मुझे उस रात से बहुत डर लगा था, इसलिए शायद वह मुझसे दूर हो गया था। लेकिन मैं करती भी क्या? छोटी उम्र थी, इसलिए इन सब बातों में काफ़ी डर गई थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे और 3 महीने हो गए थे, लेकिन मोहित का कोई अता-पता नहीं था। मैं परेशान सी हो गई थी। अब मेरे दिल में भी मोहित के लिए थोड़ी-सी फ़िक्र पैदा हो रही थी। मुझे भी अब पता चल रहा था कि पति के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है। इतना चाहने वाले पति को मैं खोना नहीं चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मुझे शादी की रातों से डर लगा था, लेकिन अब मुझ में हिम्मत आ चुकी थी। अब मैं मोहित से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उसे वह सब कुछ देना चाहती थी जिसका वह हकदार था। मैंने अपने घर को भगा लिया था। जितनी बदनामी मोहित की हुई थी, उससे ज़्यादा बदनाम तो मैं हो गई थी। सभी लोग मुझे इतना ताना मारते कि तेरी पैदाइश से लेकर 15 साल तक उसने तेरी चाहत में शादी नहीं की और वह चाहता तो तुम्हारे जैसे कई लड़कियाँ उसकी दुल्हन बन चुकी होती। उसने सिर्फ़ तुमसे प्यार किया था। उस रात उसका प्यार ज़्यादा ही रंग ले आया, जिसकी वज़ह से तुम बेहोश हो गई थी। मुझे यह बात सुनकर खुद में शर्म महसूस होने लगी थी, लेकिन मोहित को कोई अता-पता नहीं था। मैं अपने सास से भी ये सब पूछना चाहती थी क्योंकि मुझे बातें करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन छिपते-छिपाते मैंने अपने सास का मोबाइल उठाकर मोहित को कॉल मिलाने लगी, तो आगे से उसकी आवाज़ सुनकर मैं चुप हो गई थी। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। घबराते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया और शर्माते-शर्माते मैंने अपने सास से बोला कि उनसे कहना चाहती है कि मोहित की हवेली में बुलाएँ और मैं उनकी दुल्हन बन कर के उनके सीने में छुपना चाहती हूँ। मैं मोहित से पूरे हक से मिलना चाहती हूँ और जब यह बात मैंने अपनी सास को बताई तो वो बहुत खुश हो गई और मोहित को कॉल करने लगी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो मोहित भी शायद खुश हो गया था। अब मैं पूरे हक से उसके कमरे में मोहित का इंतज़ार करते हुए बैठी थी। रात के 1 बजे मोहित कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसे पूरे 3 महीने के बाद देख रही थी। उसकी आँखों में चमक थी। मैंने पहले उसके पैर छुए। वह मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और फिर मैंने उसे पूरे हक से मैं उसकी हो गई थी। इतने सालों की इच्छाओं को आज वह पूरे हक से ले रहा था। मैं भी उसे अपना चुकी थी। अब वह पूरे हक के साथ उसने अपना हक वसूल किया था। अब मैं भी दिल के डर को हटाकर मोहित की हो चुकी थी। 15 साल का इंतज़ार की मोहब्बत आज रंग ले आई। मोहब्बत करने वाले इंसान खुशकिस्मत इंसानों को ही मिलते हैं, इसलिए मैं उन्हें खोना नहीं चाहिए। मैं भी मोहित को पाकर बहुत खुश हुई थी। 1 साल के बाद मोहित के बच्चे को जन्म दिया था, जो कि लड़का था और वह बिल्कुल मोहित जैसा ही था। मोहित मुझे बहुत चाहता था। शायद मैं दुनिया की सबसे पहली ऐसी औरत हूँ जिसका पति इतना चाहता है और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम अपनी कल किसी और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर अपना प्यार और समय बनाए रखें। धन्यवाद।